नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5 तो हम ले चुके। ओके, सो आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन बेसिकली सारे हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कहीं ना कहीं हमने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ओके, इनमें से किस केस में, इन विच ऑफ द केस of motions the distance moved and the magnitude of displacement are equal। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितनी दूरी तय की गई। ओके, सो व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल लेंथ कवर्ड, राइट, लेंथ कवर्ड है ना। ओके, द टोटल लेंथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने देख लिया, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पाथ एंड द फाइनल पाथ। अब इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी केस, मोशन के केस में जितनी दूरी तय की गई और उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ओके, अब हम ऑप्शन देखते हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम है। ओके, इसलिए क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस के ऊपर ऑप्शंस ला दिए। ठीक है, तो पहला इसका क्वेश्चन था, इफ द कार इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, अगर कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पहला ऑप्शन था। सेकंड, इफ कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। ओके, द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्लो, जो हमारा घड़ी की पेंडुलम है वो टू एंड फ्लो मूव कर रहा है। ओके, एंड फोर्थ इज, सॉरी दिस इज वाज थर्ड, एंड फोर्थ इज द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, जो अर्थ है सन के चारों ओर मूव कर रहा है। तो इनमें से कौन सा केस होगा जिसमें डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ओके, सो एनी गेस? एक बार फिर से बेसिक्स में जाइए, है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। ओके, सो देखिए, जो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हम नीचे से लेते हैं, द अर्थ इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो अर्थ यहां से घूमना शुरू किया और घूमते 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 ये आया है। तो डिस्टेंस तो साहब इसने पूरी जो भी पाथ कवर की हो गया, तो डिस्टेंस यहां बड़ा हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो यहां से शुरू की और फिर वापस यहीं पर ही घूम के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो साहब जीरो हो गया, तो डिस्टेंस बड़ा हो गया। ओके, ये डिस्टेंस बड़ा हो गया। नाउ सेकंड केस में भी वही है, ये पेंडुलम है, एक बार यहां आता है एक बार यहां आता है, तो यहां से शुरुआत की फिर यहां फिर वापस आ गया, यानी फिर इसकी केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, फिर डिस्टेंस बड़ा हो गया, राइट, बड़ा हो गया। नाउ थर्ड केस में भी वही है, तो जितने भी सर्कुलर पाथ और जितने भी टू एंड फ्लो मोशन है, सबके केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कार यहां से शुरू किया और फिर कार वापस घूम के यहीं आ गया, बट एक स्ट्रेट लाइन ही ऐसा होगा, मान लीजिए यहां से मूव करके यहां आया, तो इस केस में ए से बी आया, तो इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा स्ट्रेट लाइन के केस में ही। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी वही है, टोटल लेंथ कवर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पाथ एंड द फाइनल पाथ। सो आवर ऑप्शन डी ओनली इज करेक्ट। फाइन, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। मुझे इसको देखिए, आप देख रहे होंगे सारे हमारे पढ़ाए हुए सम से ही हैं, ये ऑलरेडी सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, now question number says which of the following can sometime be zero for a moving body। किस मूविंग बॉडी, जो मूविंग बॉडी है उसके लिए कभी कभी इनमें से कौन सी दी गई जो है वो जीरो हो सकता है। ओके, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने ऑप्शंस के ऊपर ऑप्शंस पूछ लिए हैं।
ओके, सो देखिए, क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है? हाँ, क्या डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो सकता है? एवरेज स्पीड जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट? सो इसका तो सबसे पहला है, अगर इस तरह का सम आए तो आप समझ लीजिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये तो पहले हट गया। ओके, एवरेज स्पीड कभी जीरो हो ही नहीं सकता अनलेस अनटिल अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी अवस्था में है। तो जो वेलोसिटी है, ओके, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही सकता है, बिकॉज हमने पहले क्वेश्चन में देखा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अगर मिल जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ओके, नाउ अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए एंड 1 एंड 4। ओके, सो ये चीज़ आप थोड़ा से अपने फंडामेंटल अगर आप क्लियर रखेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन नंबर 8। ये आया हुआ सवाल है, एक साल आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑफ ए बॉडी। ओके, नाउ फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है वेलोसिटी एंड स्पीड, बॉडी, किसी मूविंग बॉडी के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी। अब तक तो हम स्पीड और वेलोसिटी को अलग अलग, अब किस केस में ये दोनों, ये स्टेटमेंट दोनों के लिए ट्रू होता है। ओके, नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। क्या वेलोसिटी ऑलवेज हायर होता है स्पीड से? ना, स्पीड ऑफ द बॉडी रिवर्स हो जाता है। क्या स्पीड ऑलवेज हायर होता है वेलोसिटी से? स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज स्पीड इन द गिवन डायरेक्शन, है ना? सो अगर आप देखेंगे तो ये तो हो ही सकता है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस है वो बेसिकली, थर्ड तो ऐसी समझ ली, स्पीड ऑफ द बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन द गिवन डायरेक्शन। ओके, ऐसा तो हमने डिफिनेशन में पढ़ा ही नहीं है। हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा था? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इट्स स्पीड इन ए, अगर स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं, कंसिडर करते हैं, तभी वो वेलोसिटी होता है। तो एक्चुअली ऑप्शन डी सही है, बट ऑप्शन ए क्या है? द वेलोसिटी बॉडी इज ऑलवेज, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो 2 ऑप्शन है तो हो ही नहीं सकते, ऑलवेज तो हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज द कॉज ऑफ एक मोशन का, बिकॉज ऑफ द मोशन स्पीड हैज कम्स टू द बॉडी। बट ये बोलना तो गड़बड़ है कि ये हमेशा स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड एक दूसरे से बड़े होंगे। ओके, तो अगर आपको मान लीजिए पहला ऑप्शन जो नहीं भी समझ आ रहा है, थोड़ी सी फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, तो आपको जो आपने डिफिनेशन याद रखी है उसको आपको उसके साथ जाना चाहिए। तो सीधी सी डिफिनेशन साहब हमें याद है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बोलता है स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो आंख मूंद कर डी को आप टिक कीजिए, ठीक है? अगर बहुत सारे ऑप्शंस आपको नहीं समझ आ रहे हैं कि क्या वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगा या कम होगा, तो इस तरह को अगर आप रूल आउट करना है तो बोलते हैं कि अगर आप सबसे, ऐसा भी एक अप्रोच है कि जो आपको लगता है जो बहुत क्लोजेस्ट आंसर है, तो स्टेट विद योर फंडामेंटल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 9। बोलता है इन ए फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन इज इंक्रीजिंग। फ्री फॉल मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ओके, इज इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अंडर द इफेक्ट ऑफ जी के अंदर में। जी क्या है? 9.8 मीटर। जी भी एक एक्सेलरेशन है, आपको याद होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देन व्हाट वी कैन से अबाउट द मोशन ऑफ दिस स्टोन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, कुछ याद कीजिए। हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था कि फ्री फॉल के केस में क्या होता है। सो एक्चुअली फ्री फॉल के केस में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो हर सेकेंड में 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये 9.8 मीटर, ओके, द ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यहां पर एक ही फोर्स काम कर रहा है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। हाँ, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि हर समय इंटरवल में इट्स कवरिंग दी इक्वल is moving coming down with the same acceleration। इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, हमेशा 9.8 होगा। आपने पढ़ा होगा g का वैल्यू 9.8 न्यूटन होता है, विच इज नथिंग बट फोर्स। हम फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके, एंड ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ी सी समझने में परेशानी हो सकती है। आप ये मान के चले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने क्या सीखा था, हमने यह सीखा था कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो द ऑप्शन विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज फोर्स के अलावा यहाँ तो और कोई भी फोर्स काम कर नहीं रहा है। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन तो है ही नहीं साहब, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो नाउ द ओनली ऑप्शन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड आज का आखिरी क्वेश्चन है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, जो न्यूमेरिकल रेशियो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, वो क्या होगा, है ना। सो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और ये बच्चे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं। ओके, सो अगर आपको याद होगा, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में बोला था, इट इज द मैग्नीट्यूड बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके, या मूविंग बॉडी। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ओके, बट ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बट जो डिस्टेंस है, ऑलवेज रिमेंबर, हमने 2-3 बार अपने उस सेशन में बोला था, द डिस्टेंस, ओके, distance is always positive, okay, always positive and or zero when there is no motion, जब मोशन नहीं है। ओके, सो अगर हम इस दो चीज को कंसिडर करेंगे तो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, है ना। सो आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं, हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसको हम गेस करके आंसर कर रहे हैं या गेस करके आपको आंसर करना है। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है, आपने सारे वीडियोस ठीक से देखे हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। ओके, सो फिर मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊँगा, फोर्स, है ना। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा यही सिलसिला रहेगा, आपको मैं फंडामेंटल्स बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, और भी क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारे साथ में ट्यून रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अस, मोटिवेट अस।